Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are studying chemical bonding. Okay, student, it is very interesting chapter, as you know that, and we have completed some topic like the need of bonding, Coulson-Lewis approach, electrovalent bond, and covalent bond, electrovalent compound, covalent compound, their properties, all these things we have discussed. Student, now in today class we will start a new topic, that is the bond parameter. That is bond parameter. Okay, let's see bond parameter. What is bond parameter? We will see here. Bond parameters. What are bond parameters? As you know that in case of covalent compound, there is sharing of electron. After sharing of electron, there is a relation developed between the two atoms. Okay, जब दो एटम आपस में शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक उनके बीच रिलेशन डेवलप कर जाता है. ठीक है, अब ये जो रिलेशन है वो रिलेशन एक पैरामीटर पे होता है. ठीक है, या ये कह सकते हैं उस रिलेशन का एक पैरामीटर होता है. ऐसा हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में जो दो एटम होते हैं वो अपोजिटिवली चार्ज होते हैं और दोनों एक दूसरे से ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से मिल जाते हैं. ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में मिल जाते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो एटम शेयर करते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जो कि ये शो करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उनके बीच शेयर हो रहे हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है दो एटम के बीच में, तब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा. क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा. अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुए हैं तो वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे. ठीक है, और अगर जो है कि तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तब वहाँ पे बॉन्ड 3 हो जाएंगे. ठीक है, वहाँ बॉन्ड क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. तो ये हमें शेयरिंग के कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे पहला आता है बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. दो बॉन्डेड एटम के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये बॉन्ड लेंथ, सपोज कि ये दो एटम हैं और दोनों एटम के न्यूक्लियाई, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वन एटम और ये सेकंड एटम, ये इसकी न्यूक्लियाई है और इसकी न्यूक्लियाई ये है. इन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, शेयरिंग कंप्लीट हो गई है, बॉन्ड कंप्लीटली बन गए हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे. उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे. जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियाई है, ये एक एटम है, इसकी एक न्यूक्लियाई है. अब इन दोनों का जो रेडियस अगर यहाँ पे देखा जाए तो 99 यहाँ पे पिकोमीटर दिखा रहा है. कितना है?
99 पिकोमीटर। ओके, अब यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस 198 पिकोमीटर शो कर रहा है। ऐसे हम इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसे इसके बीच की डिस्टेंस को हम देख सकते हैं। तो द बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atom in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ओके, bond length is defined as equilibrium distance between the nuclei of two atoms okay in a molecule। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है कि ये बॉन्ड लेंथ वगैरह कैसे देखते हैं। बॉन्ड लेंथ तो डिफाइन कर दिया, बॉन्ड लेंथ बता दिया, लेकिन अब ये बॉन्ड लेंथ डिफाइंड कैसे हो गया, कैसे मतलब मान लें कि हम इतनी डिस्टेंस होती है। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं, दो टेक्निक्स होती हैं। एक तो हमारी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक हमारी टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी होती है एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और एक और हमारी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि क्या बॉन्ड लेंथ। तो हमारी जो तीसरी टेक्निक है वो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो ये हमारी तीन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ पता कर सकते हैं। पहली हमारी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा था एक्सरे डिफ्रैक्शन और तीसरा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कि बड़ी क्लासेस में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ पे ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में दो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हमने बताया कि जब शेयरिंग होती है तो एक शेयरिंग होने के बाद दोनों एटम एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सिचुएट हो जाते हैं। अभी जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ दोनों के बीच में, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जब रिपल्शन और अट्रैक्शन बैलेंस हो जाता है। तो उसी केस में हम दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कंट्रीब्यूशन हर एक एटम का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। उसको कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अगर जैसे सपोज कि यहाँ पे दो एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, इसकी न्यूक्लियाई ये है, ठीक है, और इसकी न्यूक्लियाई यहाँ पे ये हमने जो रेड से यहाँ पे मार्क किया। अब इन दोनों के बीच कंट्रीब्यूशन हुआ है, दोनों एटम के बीच का कंट्रीब्यूशन हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का जैसे। तो अब इसकी जो सेंटर से लेकर के इस कोर तक, जो हमने यहाँ पे दिखाया, इस कोर तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसका रेडियस होगा।
उसका रेडियस होगा। इसी तरह से इसमें भी इस कोर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या हुआ, इसी को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस तब कहेंगे जबकि शेयरिंग हुई हो। हमारा जो है कि आयनिक रेडियाई भी होता है, हमारा कोवेलेंट रेडियाई होता है, वंडर वॉल रेडियाई होता है। तो जो आयनिक रेडियाई होती है वो तो आयन की हो गई, उसमें हम सेंटर से ले करके जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या गेन कर ले तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि उस सेंटर से ले करके कोर के बीच की डिस्टेंस को वहाँ पे हम रेडियस, आयनिक रेडियस बोल देते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल के केस में अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो बॉन्ड लेंथ हो गई, लेकिन एक मॉलिक्यूल के सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल के कोर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी कोवेलेंट रेडियाई। और वंडर वॉल रेडियाई की अगर बात करें तो दो मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच की डिस्टेंस है ये। तो अब यहाँ से ये दोनों बॉन्डेड नहीं है, ये दोनों मॉलिक्यूल बॉन्डेड नहीं है, मगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सिचुएट है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको जब हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो इस डिस्टेंस को हम वंडर वॉल रेडियाई कहेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमने बोला आयनिक रेडियाई के बारे में। आयनिक रेडियाई क्या होती है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन के केस में सेंटर से लेके लास्ट सेल या कोर तक की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से लेकर के एकदम आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसका आयनिक रेडियाई हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है कि सेंटर से लेके एकदम लास्ट ऑर्बिट तक या सेल तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसका क्या हो जाएगा, आयनिक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होकर के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो उस केस में एक एटम के सेंटर से और दूसरे एटम की को जो है कि सेल की जो दूरी होगी उसके बीच की दूरी को हम कहेंगे वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। अगर हम दो मॉलिक्यूल के बीच में देखें, जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो आधा होगा वो वंडर वॉल रेडियाई होगा। वंडर वॉल रेडियाई के केस में ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ गैस के केस में देखेंगे जहाँ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और मगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सिचुएट होते हैं, तो उसको जो है कि हम कहते हैं वंडर वॉल रेडियाई। अब ये सारी चीज़ें आगे चल कर के अभी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह का फोर्स कैसे डेवलप करता है। ठीक है, अभी तो हम लोग जो है बॉन्ड पैरामीटर पे चल रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो अभी ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि क्या होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है आई होप क्लियर हो गई होगी। एक बात और बता देते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। दो न्यूक्लियाई जो दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच की दूरी इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉन्ड लेंथ कही जाती है। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच की दूरी, उनके न्यूक्लियाई के बीच की दूरी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कब? जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो एटम आपस में बाइंड होते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों काम करते हैं।
ऐसे में जब अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तब उस केस में दो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अब किसी चीज़ की बॉन्ड लेंथ अगर हमें मेज़र करनी है तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से इसका हम पता करते हैं। ये सब चीज़ें हमें जो है कि हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। और ईच एटम ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट टू द बॉन्ड लेंथ, यानी कहने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ में कंट्रीब्यूशन दोनों एटम का होता है, क्योंकि जब तक उनके बीच अट्रैक्शन नहीं हुआ, शेयरिंग नहीं हुआ, तो बॉन्ड लेंथ किसका निकालेंगे। अब इसके बाद हमारा जो बॉन्ड लेंथ है, अब अगर बात करें कि इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। कहने का मतलब है कि हर एक एटम के का जो भी कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के कारण जो रिलेशन डेवलप हुआ है, उस केस में सेंटर से लेकर के दूसरे एटम के सेल तक के बीच की जो दूरी होगी वो कोवेलेंट रेडियाई होगी। ठीक है, इसी बेस पे हमने आयनिक रेडियाई और वंडर वाल रेडियाई को भी डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और कोवेलेंट रेडियाई के बारे में देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये कि कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ द एन एटम्स कोर which is contact with the core of adjacent atom in the bonded situation। कहने का मतलब क्या है, कोवेलेंट रेडियस तब मेजर होता है जब दो एटम के रेडियस आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, दोनों के रेडियस। ठीक है, तो अगर एक एटम का जो कोर है दूसरे एटम का जो कोर है, ठीक है, तो एक एटम के सेंटर से, न्यूक्लियस से दूसरे एटम के कोर के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी कोवेलेंट रेडियस। और ये सीधे सीधे अगर हम कहें कि बॉन्ड का जो हाफ होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो हाफ होगा उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कह सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस इज द डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधे कह दीजिए कि बॉन्ड लेंथ का जो आधा होगा वो हमारा जो होगा कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ आ गई, बॉन्ड लेंथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बॉन्ड एंगल पे। ओके, आई होप यहाँ पे बात समझ में आ गई। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ पहले देख लेते हैं, फिर बॉन्ड एंगल स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बॉन्ड, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितनी है, 96 यहाँ पे पिकोमीटर है। अब इस 96 का आधा कर देंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पता लग जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ 107, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच 136, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में 143 पिकोमीटर है। इसी तरह से सेम जो है कि बॉन्ड लेंथ हमें मिलती है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है 121, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 122 होती है, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 133 होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड लेंथ। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल क्या होता है? अब एंगल के बारे में तो पता पढ़ लिया होगा, जानते ही हैं, 10th से पढ़ते आ रहे हैं एंगल क्या होती है। दो बेंड लाइन के बीच एंगल बनता है, ठीक है। अब जब शेयरिंग हो जाती है, आगे हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। जब दो एटम शेयर कर रहे हों तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं होती। कुछ होते हैं जो शेयर कर जाते हैं जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। अब शेयरिंग करने के बाद उस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब उस केस में जो है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल एक स्टेबिलिटी पाने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन में आकर के सिचुएट हो जाते हैं और इस तरह से उनके बीच में एक एंगल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है। तो अब जरा इसको हम ऐसे देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन the orbital containing bonding electron pairs around the central atom in molecule or complex ion. It is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom in molecule and complex ion. Okay. किसी भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन में, ठीक है, जो ऑर्बिटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि बॉन्डिंग कर लेना, शेयरिंग कर लेने से, ऑक्टेट पूरा हो जाने से केवल स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबल स्ट्रक्चर तब बनता है कि ऑक्टेट पूरा होने के बाद एक मिनिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं, मिनिमम एंगल एक्वायर कर लेते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो अगर एक ये ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन भर गए, शेयरिंग हो गई, ये भी शेयर कर रहा है, तो अब शेयरिंग करने के बाद ड्यू टू रिपल्सन एक दूसरे से जिस मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर आकर के सेट हो गए, जिससे कि वहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं बॉन्ड एंगल। उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड एंगल कहेंगे, ठीक है। अब जो बॉन्ड एंगल होता है, अब एंगल के बारे में तो पता ही है कि एंगल को हम डिग्री से डिनोट करते हैं। हमें जब एंगल डिनोट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम डिग्री लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा 90 डिग्री है तो 90 के ऊपर हम यहाँ पर डिग्री लगा देंगे। 90 के ऊपर क्या करेंगे? डिग्री लगा देंगे। ऐसे 60 तो 60 के ऊपर हम ऐसे डिग्री लगा देंगे। तो इसको अगर हमें बॉन्ड एंगल को एक्सप्रेस करना होता है तो डिग्री में, विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये भी हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू जो है डिफाइन हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया हमें दे देता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम in a molecule or complex ion. Hence, it help us in the determining its shape. तो कहने का मतलब ये है कि हमें बॉन्ड एंगल से कुछ न कुछ ऐसा एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है मॉलिक्यूल के अंदर या कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। और इस तरह से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प मिल जाती है
कि उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बॉन्ड एंगल से शेप का भी पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जैसे यहाँ पे वाटर के बीच में बॉन्ड एंगल दिखाया गया है। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाटर के बीच में कितना है, 104.5 डिग्री। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब 104.5 डिग्री के बीच सिचुएट हो गया। अब ये मॉलिक्यूल इस पे स्टेबलाइज हो गया। अब ये लोन पेयर और यहाँ पे जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर हो गए। क्या हो गए? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर कहते हैं, Lp, और इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर Bp। ठीक है, इसको हम Bp कहते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है और लोन पेयर के बीच रिपल्शन है, तो ये दोनों बॉन्ड इस तरह से सिचुएट हो गए कि स्टेबल हो गए 104.5 डिग्री पर, और ये हमारा हो गया बॉन्ड एंगल। अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हो गया? ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इस एंगल पे आने के बाद अब कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो जिस एंगल पे मिनिमम रिपल्सन होता है दो बॉन्ड के बीच में, हमारा वही बॉन्ड एंगल उस मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, वही क्या होता है? हमारा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है। ओके, तो आज हम लोगों ने बच्चों बॉन्ड एंगल के बारे में बहुत अच्छे से सब पता कर लिया, और जो है कि बॉन्ड लेंथ के बारे में जान लिया। अगली क्लास में हम लोग जो है कि बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बेटा। ओके, हमेशा बाहर निकलिए तो मास्क पहन करके निकलिए। ओके, थैंक यू।